Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the third video of our fifth chapter of history and the name of the chapter is rulers and buildings. So in this chapter beta earlier we have read about the various types of plans or various types of architecture forms used by the people in our ancient period. So today we are starting from the next topic, that is why were temples destroyed. मतलब बेटे उस टाइम पे जो मंदिर होते थे उनको क्यों नष्ट किया जाता था. So because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdoms, they often targeted these buildings. तो बेटे इस बात में उस टाइम पे क्या होता था, जो राजा होते थे वो मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ दिखाने के लिए और ईश्वर के प्रति उनकी जो भक्ति है उसको दिखाने के लिए वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे. तो ऐसे में ये बात बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगी कि जब भी वो अटैक करते थे एक दूसरे के किंगडम्स पे तो सबसे पहले अटैक वो किस पे करते थे, मंदिरों पे, क्योंकि यहाँ से उनको सबसे ज़्यादा वेल्थ मिलती थी. सो इन द अर्ली 9th century व्हेन द पांड्यान किंग Sri Vallabh invaded Sri Lanka and defeated the king Sen, the Buddhist monk and chronicler Dhamakiti noted he removed all the valuables. तो जब बेटे जो ये राजा थे 9th century की स्टार्टिंग में, जो पांड्यन राजा श्री वल्लभ थे, उन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया और वहाँ के उस टाइम पे राजा कौन थे, राजा सेन वन, जिन्होंने 831 से 851 तक रूल किया. तो इनको उन्होंने हराया और उनके विषय में जो बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार हैं जिनको यहाँ पे धमाकित्ती के नाम से हमने रीड किया है, तो उन्होंने उस पूरे जो वृतांत था उसके बारे में हमें बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था. सो उन्होंने लिखा है, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, the statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden images in the various monasteries, all these he seized. तो उन्होंने बेटे अपने जो इतिहास उन्होंने लिखा उसमें लिखा था कि जितनी भी बहुमूल्य चीज़ें थी वो सब राजा ले गए थे और जो रत्न महल था वहाँ पर रखी हुई उनकी सोने की मूर्ति थी जो कि बुद्ध की मूर्ति थी, उनको भी वो ले गए और अलग अलग मठों में बेटे जो जितनी भी गोल्ड की बनी हुई मूर्तियाँ थी उन सभी को राजा श्री वल्लभ ने जब्त कर लिया था, मतलब उनको वो वहाँ से ले आए थे. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged and the next Sinhalese ruler Sen II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. तो अब क्या हुआ बेटे, इस तरह से मतलब दूसरे एरिया में आके वहाँ की जितनी भी प्रसिद्ध मूर्तियाँ थी उनको ले जाने की वजह से जो सिंघली शासक थे, सिंघली रूलर थे, उनके आत्मविश्वास को, उनके अभिमान को बहुत ठेस पहुँची और इसीलिए उनको ये लगा कि अब हमें इस चीज़ का बदला तो लेना ही पड़ेगा. तो अगले जो सिंघली शासक थे जिनका नाम था सेन II, उन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरई उस पर अटैक करने का आदेश दिया. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. तो बेटे ये जो हमारे इतिहासकार थे जिनका नाम अभी हमने रीड किया था धामामिति, तो इन्होंने ये बताया उस टाइम पे बेटे, उन्होंने ये लिखा कि इस अभियान में जो बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति थी उसको ढूंढ निकालने के लिए या वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास उस टाइम पे सेन II की सेना के द्वारा किए गए थे. So similarly in the early 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiv temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. तो ऐसे ही बेटे 11th century की स्टार्टिंग में जो चोल राजा थे राजेंद्र I, उन्होंने भी अपनी कैपिटल में, राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और जिन भी एरियाज़ में वो जीत कर आए थे या जिन एरियाज़ को उन्होंने हराया था वहाँ से वो जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें, बेशकीमती चीज़ें जब्त करके लेके आए थे, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इस शिव मंदिर में उन्होंने रखवाया. An incomplete list included a sun pedestal from Chalukya's Ganesh statue and several statues of Durga,
a Nandi statue from eastern Chalukyas, an image of Bhairav and Bhairavi from the Kalingas of Odisha एंड काली स्टैचू फ्रॉम पालाज ऑफ बंगाल। तो बेटे एक अधूरी सी लिस्ट हमें मिली है इतिहास से, जिसमें ये बताया गया है कि उस टाइम पे चालुक्य से जो सूर्य पीठिका मिली थी, एक सूर्य सन पेडेस्ट्रल है एक तरह से, मतलब कुर्सी टाइप की जो फॉर्म थी वो वहाँ से उठाई गई, और गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की बहुत सारी मूर्तियाँ, और पूर्वी चालुक्य जो थे वहाँ से एक नंदी मूर्ति को भी लाया गया था। उड़ीसा के जो कलिंग थे, कलिंग पार्ट है, वहाँ से भैरव और भैरवी की भी मूर्ति लाई गई थी, और बंगाल के जो पालाज थे वहाँ से ये काली माता की मूर्ति लाई गई थी। तो इन सभी मूर्तियों को जो राजेंद्र वन जो चोला किंग थे उन्होंने अपने मंदिर में रखवाया। सो नाउ कम्स सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन। तो मतलब जिस टाइम पे राजेंद्र वन का रूल था बेटे, उसी टाइम पे सुल्तान महमूद जो थे, जो गजनी से बिलोंग करते थे, इनका भी उसी टाइम पीरियड में उनका रूल था। सो ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols। तो बेटे जिस टाइम पे ये जो सुल्तान महमूद थे, इन्होंने अपने जितने भी अभियान थे, तो जिन भी एरियाज़ पर ये अपना कंट्रोल कर लेते थे, जिन भी राजाओं को हरा देते थे, वहाँ के मंदिरों में इन्होंने बहुत लूटपाट की, और वहाँ का जितना भी धन और मूर्तियाँ होती थी वो सब ये लूट लेते थे। बट सुल्तान महमूद was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam। तो अब बेटे जो सुल्तान महमूद थे, वैसे तो उनको कोई नहीं जानता था उस टाइम तक, ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं थे वो, लेकिन मंदिरों को इस तरह से नष्ट करके उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, वहाँ से जो इतना धन लूटा, तो उसकी वजह से वो एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में उनको जाना गया। सभी उनसे डरने लगे थे, वो इस तरह के लुटेरे बन गए थे। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस, मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो बेटे उस टाइम पे, जिस मध्य युग का हम बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करने के लिए, और जो सैनिक फोर्सेस थी बेटे, मिलिट्री फोर्सेस थी, उन सभी का प्रदर्शन करने के लिए जो भी राजा होते थे, वो जिन भी एरियाज़ पर आक्रमण करते थे, वहाँ को, उस एरिया को वो लूट के ले आते थे। तो इसी से उनकी वेल्थ होती थी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट। तो बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे कि किस तरह से उस टाइम पे जो गार्डन्स होते थे, बाग बगीचे बनाए जाते थे, या मकबरे बनाए जाते थे, या किले बनाए जाते थे, तो इसके बारे में हम रीड करते हैं। यहाँ पे बेटे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये 3 फिगर 9 में ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट शो कर रखे हैं। तो हम पहले थोड़ा इनके बारे में डीपली रीड करेंगे। तो उस टाइम पे बेटे 4 बाग गार्डन बनाए जाते थे। तो 4 बाग का क्या मतलब था, जहाँ पर 4 गार्डन बनाए जाएं, और उनको आर्टिफिशियल जो चैनल्स होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उनको ऐसे डिवाइड किया जाता था, जिसमें ये जो बीच में जो मैंने रास्ता शो किया है, इसमें पानी होता था, जिससे कि चारों तरफ के जो गार्डन्स हैं उनको अच्छे से वाटर किया जा सके। तो इस तरह से बेटे ये 4, इनको इक्वल सिमेट्री में डिवाइड किया जाता था, बिल्कुल बराबर हिस्से में पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, और बीच में से ये पानी के छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती थी। तो इसलिए इस टाइप के जो गार्डन होते थे उनको 4 बाग गार्डन बोला जाता था, जिसके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। तो यहाँ पे बेटे फर्स्ट टाइप तो वो 4 बाग गार्डन है, जिसमें हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो 4 बाग गार्डन था, ये हुमायूं टॉम्ब में, मतलब हुमायूं का जो मकबरा है उसमें, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है, इस मकबरे में ये इस तरह का प्लान जो है या मैप जो है वो यूज़ किया गया है, जिसमें कि जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, वो यहाँ पे सेंटर में बनाई गई है, और इसके चारों तरफ ये 4 गार्डन्स प्रेजेंट हैं, और ये 4 सिमेट्री में यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, जिनसे कि
जिनमें पानी बहता है। सेकेंड है बेटे टेरेस्ड चारबाग, जो कि शालीमार गार्डन्स कश्मीर में बनाए गए हैं। टेरेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे पहाड़ियों पे हम सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, उसी तरह से ये सीढ़ी नुमा गार्डन बनाया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, वो यहाँ पे बनी हुई है और ऐसे ही 4 बाग बने हुए हैं और ऐसे ही उनको चैनल्स से डिवाइड किया गया है इक्वली। फिर अगर आप इससे नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही 4 गार्डन जिनको इक्वली डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको गार्डन मिल रहे हैं। तो ऐसे सीढ़ी नुमा बाग बनाए गए थे, तो इनको क्या बोला जाता है बेटे, टेरेस चारबाग। नेक्स्ट जो फॉर्म है ये है चारबाग रिवर फ्रंट गार्डन, मतलब कि पीछे से रिवर बहती हो और उसके सामने यहाँ पे ये पीछे से रिवर बहती हो और सामने आपका टॉम्ब हो, जो भी मकबरा, जो भी बिल्डिंग बनाई गई हो वो यहाँ पे हो, और उस बिल्डिंग के आगे ये 4 बाग बनाया गया है जिसमें कि इक्वल डिवीज़न की गई है बाग की। तो इस तरह से बेटे होता था। ये आपका वैसे तो दिखा रखा है लाल महल के बारे में, लेकिन आपका जो ताजमहल है वो भी इसी फॉर्मेट पे बना हुआ है कि बिल्कुल लास्ट में तो बिल्डिंग है और पीछे से यमुना रिवर बह रही है और इसके आगे ये 4 गार्डन्स दिखा रखे हैं जिनके बीच में से ये आर्टिफिशियल चैनल्स हैं। तो इस तरह से बेटे ये फॉर्मेट थे उस टाइम पे, जिनको फॉलो करके उस टाइम्स पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। सो लेट अस रीड नाउ। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उस टाइम पे बेटे मुगल्स के टाइम पे आर्किटेक्चर जो था वो और ज़्यादा जटिल हो गया था और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे, कहीं ना कहीं उनकी रुचि लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में थी। मतलब कि जो हमारे साहित्य है या जो कला है या फिर जो हमारी बिल्डिंग्स को बनाने की कला है, उनमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। सो इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन। तो बेटे बाबर जो थे, उन्होंने अपनी जो उनकी आत्मकथा थी, अपनी जीवन की जो कथा थी, उसमें ये बताया था कि उनको इस तरह के जो बाग होते हैं, इनकी योजना बनाना या उनमें उनका वर्णन करना, इसमें बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी। फॉर्मल गार्डन्स जो होते हैं, प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वाल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। तो बेटे यहाँ पे राइट साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर वॉल्ड, मतलब चारों तरफ से रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड और उसके चारों तरफ दीवार हो और फिर उसमें इक्वल डिस्टेंस, ये बराबर बराबर 4 हिस्से में 4 बाग बनाए जाएं और जिनको कि आर्टिफिशियल चैनल्स, मतलब कि जो आर्टिफिशियल तरीके से उनमें पानी देने की व्यवस्था भी की जाए। ये आर्टिफिशियल नहर भी बोल सकते हैं या आर्टिफिशियल नदी, छोटी छोटी जो जिनको हम बोलते हैं नालियाँ, तो वो भी हो सकती हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो बाग जिनको बनाने में उनका इंटरेस्ट था, वो दीवारों से घिरे होते थे और उनमें 4 भागों में उनको डिवाइड किया जाता था, रेक्टेंगुलर प्लेस को, और उनमें आर्टिफिशियल जो नहर होती थी उनसे उसमें पानी दिया जाता था। तो इस तरह से उस टाइम पे योजनाएं बनाई जाती थी बेटे और उनका प्लान तैयार किया जाता था। अब हैं दीज गार्डन्स वर कॉल्ड 4 बाग। तो ऐसे गार्डन्स को 4 बाग बोला जाता था या 4 गार्डन्स भी बोला जाता था, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीज़न इनटू क्वार्टर्स। तो बेटे ये जो बाग होते थे उस टाइम पे, इनको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, तो इसीलिए इनको 4 बाग बोला जाता था। सो बिगिनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर, शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो बेटे ये जो 4 बाग बनाने की जो रीत शुरू करी थी, वैसे तो बाबर के टाइम पे ही हो गई थी, लेकिन बाद में अकबर के टाइम पे ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो किया गया था। लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में इसी फॉर्मेट को यूज़ करके बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। सो बेटे वी विल रीड द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल।